आइए शुरू करते हैं हम लोग अपना लेटेस्ट एसएससी सीजीएल पैटर्न पर बेस्ड टॉप 25 मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस। ठीक है, अब देखिए, अगर आपने तैयारी अपनी शुरू करी है, अभी 2 4 6 महीने हुए हैं आपको, तो आप जिस नॉर्मल स्पीड में ये वीडियो चल रहा है, मैं पढ़ा रहा हूँ, उस नॉर्मल स्पीड में आप सुनते रहिए, देखते रहिए। और अगर आपको तैयारी करते हुए 1 2 साल हो गए हैं, 1 2 बार आपने सीजीएल दे दिया है, तो मेरी एडवाइस ये है, रिकमेंडेशन ये है कि आप इसको 1.5x पर देखिए, तो आपको ज़्यादा अच्छा लगेगा। उसका रीज़न ये है क्योंकि मेरे जो पढ़ाने का ढंग है, जो मेरी स्पीड है, वो बहुत स्लो है। मतलब मैं बहुत आराम आराम से, बहुत ही सहज भाव से पढ़ाता हूँ। ये मेरी आदत है, क्लासरूम में भी और ऑनलाइन पढ़ाते समय भी। तो ये अब आपको देखना है कि अगर आपको जरा सा भी मेरी पढ़ाने की स्पीड स्लो लग रही है, तो आप तुरंत 1.5x पे देखिए, शायद उस पर आपको ज़्यादा अच्छा लगेगा। ठीक है, चलिए, तो आइए हम लोग पहला क्वेश्चन अपना लेते हैं। स्केर्सली हैड द गेस्ट्स अराइव्ड देन दे वर सर्व्ड रिफ्रेशमेंट्स। अभी मेहमान पहुंचे ही थे कि उनको रिफ्रेशमेंट्स यानी जलपान सर्व किया गया। ठीक, अब ये देखिए, जो स्केर्सली है ना, ये एक कोरिलेटिव कंजंक्शन का प्रयोग होता है इसमें, और ये हमेशा पेयर में यूज होता है। पेयर मतलब जोड़े में यूज होता है। इसके साथ इसका पेयर क्या बनता है? व्हेन, स्केर्सली व्हेन, ये हमेशा पेयर में यूज होता है। और जैसे क्या है, जैसे फॉर एग्जांपल एक होता है हार्डली व्हेन, इसी तरीके से स्केर्सली व्हेन, इसी तरीके से एक होता है नो सूनर देन। ठीक, ये सब कोरिलेटिव कंजंक्शन होते हैं और इसके साथ हम हमेशा इनको पेयर में यूज करते हैं। तो और स्केर्सली का प्रयोग कब किया जाता है? जब एक काम होने के तुरंत बाद दूसरा काम सेंटेंस दिखा रहा हो, तो वहां पर हम स्केर्सली व्हेन का यूज करते हैं। जैसे गेस्ट अभी आए ही थे कि उनको जलपान सर्व कर दिया गया, मतलब एक काम के बाद तुरंत दूसरा काम हो रहा है, तो हम लोग क्या यूज कर रहे हैं? स्केर्सली व्हेन। तो इसमें एरर कहाँ है? स्केर्सली के साथ पेयर क्या यूज होगा? देन नहीं यूज होगा, क्या होगा? व्हेन। तो एरर कहाँ थी? सी में। ठीक है, देन की जगह व्हेन यूज होना था। चलिए, तो ये है हमारा सेकेंड क्वेश्चन। द मैनेजर इंसिस्टेड टू मी टू प्रिपेयर द रिपोर्ट बाय द इवनिंग। मैनेजर ने मुझे शाम तक रिपोर्ट प्रिपेयर करने के लिए आग्रह किया या जोर दिया। इंसिस्ट मतलब होता है जोर देना या आग्रह करना। ठीक है, अब इंसिस्ट जो वर्ब है, इसके साथ इसके बाद हम फिक्स्ड प्रीपोजिशन ऑन का प्रयोग करते हैं। यह है पहली बात। दूसरी बात, हम सबको मालूम है कि ऑन प्रीपोजिशन के बाद हम वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी यानी कि जेरेंड का प्रयोग करते हैं। ठीक है, जैसे एक सेंटेंस एग्जाम्पल से आपको ज्यादा अच्छी तरह समझ में आएगा। शी इंसिस्टेड on going to the meeting। ठीक, उसने मीटिंग पे जाने के लिए जोर किया, आग्रह किया। अब देखिए, यहां इंसिस्टेड आया तो उसके बाद फिक्स्ड प्रीपोजिशन क्या आई? ऑन। और ऑन के साथ क्या आता है? जेरेंड वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी। तो यहां क्या होगा? द मैनेजर इंसिस्टेड, उसके बाद प्रीपोजिशन आएगी ऑन, और ऑन के बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी, प्रिपेयरिंग होगा। ठीक है, तो द मैनेजर इंसिस्टेड ऑन मी प्रिपेयरिंग द रिपोर्ट बाय द इवनिंग। तो सही क्या है? ए। ठीक है, आइए थर्ड क्वेश्चन करते हैं। थर्ड क्वेश्चन क्या कहता है? द साइंटिस्ट एज वेल एज हिज असिस्टेंट्स वर कॉन्ग्रेचुलेटेड फॉर देयर रिकवरी। साइंटिस्ट और उसके सहायकों को बधाई दी गई उनके आविष्कार के लिए या उनकी खोज के लिए। ठीक है, अच्छा, अब देखिए, अगर यहां पर आप ध्यान दें तो एक खास बात है कि जो मेन व्यक्ति है यानी जो मेन सब्जेक्ट है वो क्या है? साइंटिस्ट। और ये जो एज वेल एज होता है, जब भी किसी मेन सब्जेक्ट के साथ में आता है, ये केवल हमें एडिशनल इंफॉर्मेशन, अतिरिक्त सूचना प्रोवाइड करता है और कुछ नहीं करता। तो मेन सब्जेक्ट हमारा क्या है? साइंटिस्ट। और एज वेल एज हमें केवल एक एडिशनल इंफॉर्मेशन कह रहा है
कि उसके साथ साथ उसके सहायकों को भी। तो हमेशा सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट के अनुसार आपका जो वर्ब होता है वो किसके अनुसार होता है, मेन सब्जेक्ट के अनुसार। और सब्जेक्ट कैसा है, सिंगुलर, तो आपका जो वर्ब कैसा होगा वो भी सिंगुलर होगा। ठीक है, तो इस एज वेल एज से मत परेशान होइए, इसका मतलब समझ लीजिए कि ये केवल हमें एडिशनल इंफॉर्मेशन मेन सब्जेक्ट के साथ प्रोवाइड करता है और कुछ नहीं। ठीक, तो द साइंटिस्ट एज वेल एज हिज असिस्टेंट्स वाज कॉन्ग्रेचुलेटेड फॉर देयर डिस्कवरी। तो सही आंसर क्या है, सी। चलिए हम अब सॉल्व करते हैं अपना क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 क्या कह रहा है, शी इज वन ऑफ दोज रेयर इंडिविजुअल्स हु हैज द करेज टू स्पीक द ट्रुथ। वह उन रेयर इंडिविजुअल्स में से एक है जिसको कि सच बोलने का साहस है। ठीक, अब देखिए इसमें जो हमारा इंडिविजुअल्स हैं वो कई हैं, एक नहीं है। तो ये कह रहा है कि बहुत सारे लोग हैं, उनमें से वो एक है जिसको कि सच बोलने का साहस है। यानी कि हमारा सब्जेक्ट क्या है, सब्जेक्ट है हमारा बहुत सारे इंडिविजुअल। ठीक, और उन सारे इंडिविजुअल में से वो एक है जिसको कि सच बोलने का साहस है। तो अगर हमारा जो सब्जेक्ट है वो बहुत सारे इंडिविजुअल्स हैं, बहुत सारे लोग हैं, और जो कि प्लूरल हुआ, अगर बहुत सारे लोग हैं तो हमारा वर्ब भी कैसा होगा, प्लूरल होगा। तो हैज नहीं आएगा, हैव आएगा। ठीक है, तो सही आंसर क्या है, हु हैव। ठीक, चलिए आइए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है, नो सूनर द बेल रैंग देन द स्टूडेंट्स रश्ड आउट ऑफ देयर क्लासेस। जैसे ही घंटी बजी स्टूडेंट्स अपनी क्लासेस से बाहर भागे। ठीक, अब यहां पर आपको क्या ध्यान देना है कि जो नो सूनर है, ठीक, इसके साथ हम इन्वर्जन का प्रयोग करते हैं। इन्वर्जन का मतलब कि हमारा जो ऑक्सिलरी वर्ब है वो हमेशा सब्जेक्ट के पहले आएगा। ठीक है, और दूसरी बात कि नो सूनर के साथ हम क्या यूज करते हैं, देन का। तो ये तो पहली बात हो गई। और दूसरी बात ये हो गई कि नो सूनर के साथ हम पेयर में किसका प्रयोग करते हैं, देन का। चलिए अब देखिए, अगर इस चीज को हम एक एग्जाम्पल से समझें ताकि हमारी ज्यादा अच्छी तरह समझ में आए, तो अगर हम यहां लिखते हैं ही रेयरली स्पीक्स इन पब्लिक। ठीक है, वो बड़ी मुश्किल से ही पब्लिक में, मतलब सब लोगों के सामने बोलता है। ही रेयरली, रेयरली क्या है, अब अगर आप इसमें देखिए खास बात का ध्यान दें तो ये रेयरली है, ये नो सूनर है, या हार्डली है, ये स्केर्सली है, ये क्या होते हैं, ये नेगेटिव एडवर्ब्स होते हैं। क्या होते हैं, नेगेटिव एडवर्ब्स। तो इन नेगेटिव एडवर्ब्स से अगर कोई सेंटेंस की शुरुआत होती है तो उस केस में हम क्या करते हैं, इन्वर्जन का प्रयोग करते हैं। ऑक्सिलरी वर्ब सब्जेक्ट के पहले आता है, तो हम ये समझ रहे थे। अब ये रेयरली भी क्या है, बड़ी मुश्किल से ही, तो ये भी क्या है, एक नेगेटिव मीनिंग दे रहा है, एक नेगेटिव एडवर्ब है। तो ये तो सही है, ही रेयरली स्पीक्स इन पब्लिक। लेकिन मैंने क्या बताया कि अगर नेगेटिव एडवर्ब से कोई सेंटेंस शुरू होता है, अगर वो शुरू में आ जाता है, तो हम क्या करते हैं, ऑक्सिलरी वर्ब का प्रयोग करते हैं सब्जेक्ट के पहले। तो यहां अब ये नेगेटिव एडवर्ब से सेंटेंस की शुरुआत हो रही है, रेयरली डज ही स्पीक इन पब्लिक। तो हमने क्या किया, ऑक्सिलरी वर्ब को सब्जेक्ट के पहले लगा दिया। अब ये सेंटेंस सही है। इसी तरीके से यहां पर नो सूनर द बेल रैंग, अब ये नो सूनर एक नेगेटिव एडवर्ब है। ठीक, तो हमने पहले चेक कर लिया चीज क्या, कि इसके साथ पेयर में यूज हो रहा है देन, जो बिल्कुल सही है। लेकिन प्रॉब्लम क्या है कि इन्वर्जन का प्रयोग नहीं हो रहा, ऑक्सिलरी वर्ब नहीं आ रहा है। ठीक है, अब यहां क्या है, ये पास्ट में है, नो सूनर द बेल रैंग, तो इसकी जगह हम क्या लिखेंगे, नो सूनर
डिड द बेल रिंग देन। ठीक, अभी चूंकि पास्ट में है तो हमने डिड का प्रयोग किया, और आपको मालूम है डिड के साथ क्या आता है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का प्रयोग होता है। तो नो सूनर डिड द बेल रैंग देन। ठीक, तो सही आंसर क्या है इसमें, ए। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। आई वंडर्ड वाई डिडेंट शी अटेंड द मीटिंग डिस्पाइट बीइंग इन्फॉर्म्ड इन एडवांस। मुझे आश्चर्य है कि उसने इन एडवांस में इंफॉर्मेशन होने के बावजूद भी मीटिंग अटेंड क्यों नहीं करी। ठीक, अब देखिए एक होता है डायरेक्ट इंट्रोगेटिव सेंटेंस, जिसमें की पहचान ये होती है कि लास्ट में इंट्रोगेटिव मार्क लगा होता है, प्रश्नात्मक चिन्ह लगा होता है। वहां पर जो हेल्पिंग वर्ब होता है वो सब्जेक्ट के पहले आता है। जैसे फॉर एग्जाम्पल, वाई डिडेंट यू इन्फॉर्म मी अर्लियर, तुमने मुझे पहले सूचित क्यों नहीं किया। अब यहां पर क्या है, देखिए क्वेश्चन मार्क लगा है ना, तो ये जो हेल्पिंग वर्ब है ये सब्जेक्ट के पहले आई। लेकिन एक होता है इनडायरेक्ट इंट्रोगेटिव सेंटेंस, जिसकी पहचान होती है कि लास्ट में फुल स्टॉप लगा होता है। वहां पर नॉर्मल की तरीके से सब्जेक्ट के बाद हेल्पिंग वर्ब आता है। ठीक है, अब देखिए यहां पर क्या लगा हुआ है, फुल स्टॉप लगा हुआ। ये बता रहा है कि ये सेंटेंस क्या है, इनडायरेक्ट इंट्रोगेटिव सेंटेंस है। आई वंडर्ड, मैं आश्चर्यचकित था कि उसने मुझे पहले, कि उसने मीटिंग अटेंड क्यों नहीं करी इन एडवांस में इंफॉर्मेशन होने के बावजूद भी। तो यहाँ ये कुछ क्वेश्चन पूछ नहीं रहा है, ये बता रहा है एक बात को कि मैं आश्चर्यचकित था। ठीक, तो यहाँ पर ये जो हेल्पिंग वर्ब है ये कहाँ आएगी, इसके बाद आएगी। वाई शी डिड नॉट अटेंड द मीटिंग, तो यहाँ पर डिड नॉट कहाँ आएगा, यहाँ आएगा, यहाँ नहीं आएगा। वाई शी डिड नॉट अटेंड द मीटिंग डिस्पाइट बीइंग इन्फॉर्म्ड इन एडवांस, क्यों, क्योंकि ये इनडायरेक्ट इंट्रोगेटिव सेंटेंस है। पहचान ये है कि फुल स्टॉप लगा है, तो सब्जेक्ट के बाद हेल्पिंग वर्ब आएगा, सब्जेक्ट के बाद हेल्पिंग वर्ब आएगा। ठीक, तो सही आंसर क्या है, ए। आइए अब हम करते हैं क्वेश्चन नंबर 7। हैड यू इन्फॉर्म्ड अस अर्लियर वी वुड हैव श्योरली हेल्प्ड यू। अगर आपने हमें पहले सूचित कर दिया होता तो हमने आपकी जरूर मदद करी होती। ठीक है, अब ये कैसी स्थिति है, इसको बोलते हैं हाइपोथेटिकल सिचुएशन, यानी कि काल्पनिक अवस्था। तो जब हम कभी काल्पनिक अवस्था की बात करते हैं तो उस केस में जो ग्रामर के अनुसार स्ट्रक्चर होता है वो ये होता है, इफ, उसके साथ पास्ट परफेक्ट, उसके बाद वुड हैव, और उसके साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म। ये होता है स्ट्रक्चर जब हमारी हाइपोथेटिकल सिचुएशन होती है, काल्पनिक। तो यदि तुमने हमें इन्फॉर्म कर दिया होता तो हमने तुम्हारी ज़रूर से मदद करी होती। ये क्या है कि काल्पनिक अवस्था ही तो है, तो इस केस में हमारा स्ट्रक्चर क्या लगेगा, ये। लेकिन इसके साथ में एक और चीज़ है कि यदि इन्वर्जन का प्रयोग हो रहा है, यानी कि यदि अगर हेल्पिंग वर्ब सब्जेक्ट के पहले आ रही है तो हमें इफ लगाने की जरूरत नहीं होती। ये भी अपने आप में बिल्कुल सही बात है, वो सेम चीज़ का काम करता है जो इफ का काम करता है। यानी कि अगर हमने लिखा कि इफ यू हैड इन्फॉर्म्ड अस अर्लियर वी वुड हैव श्योरली हेल्प्ड यू, अगर आप ये लिख रहे हैं तो इसके बिल्कुल इक्वलेंट बात ये भी है कि आप इफ हटा के इन्वर्जन का प्रयोग करके ये लिख दें, हैड यू इन्फॉर्म्ड अस अर्लियर वी वुड हैव श्योरली हेल्प्ड यू। ये दोनों सेंटेंस एक ही बात को बताते हैं, काल्पनिक अवस्था को। तो इसका मतलब हैड यू इन्फॉर्म्ड अस अर्लियर वी वुड हैव श्योरली हेल्प्ड यू, यानी कि वुड हैव के साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म का प्रयोग हो रहा है, बिल्कुल सही है। और हैड यू सब्जेक्ट के पहले आ रहा है, ये भी बिल्कुल सही है। इसका मतलब यहाँ पे कोई भी इंप्रूवमेंट नहीं है, सेंटेंस बिल्कुल सही है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन करते हैं। डिस्पाइट ऑफ हिज एफर्ट्स ही कुड नॉट अचीव हिज गोल।
अब उसके प्रयासों के बावजूद भी वो अपना गोल यानी लक्ष्य अचीव नहीं कर सका, प्राप्त नहीं कर सका। अब इंग्लिश में डिस्पाइट जो होता है उसके बाद ऑफ नहीं लगता। डिस्पाइट का मतलब क्या होता है, जैसे इन स्पाइट ऑफ, एक ही बात होती है। एक चीज होती है रिगार्डलेस ऑफ, ठीक। इसकी हिंदी क्या होती है इनकी, उसके बावजूद, ठीक। तो अपने प्रयासों के बावजूद भी वो गोल हासिल नहीं कर सका, तो डिस्पाइट के बाद ऑफ नहीं लगता। कंफ्यूजन इसलिए होता है कि इंस्पाइट के बाद ऑफ लगता है, तो लोग समझते हैं कि डिस्पाइट के बाद भी ऑफ लगता है, जबकि डिस्पाइट के बाद ऑफ नहीं लगता। तो डिस्पाइट हिज एफर्ट्स ही कुड नॉट अचीव हिज गोल, ये सही है। तो आंसर क्या है, ए। आइए अगला क्वेश्चन करते हैं। इफ आई वुड हैव सीन द साइन आई वुड हैव स्टॉप्ड इमीडिएटली। यदि मैंने संकेत देखा होता तो मैं इमीडिएटली, तुरंत ही रुक जाता। अब इंग्लिश ग्रामर में जो हाइपोथेटिकल सिचुएशन होती हैं, काल्पनिक स्थितियां होती हैं, उसके लिए जो स्ट्रक्चर होता है वो होता है इफ, पास्ट परफेक्ट, उसके बाद वुड हैव, और उसके बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म, ठीक है। ये होता है स्ट्रक्चर जो काल्पनिक सिचुएशन होती हैं, काल्पनिक स्थितियां होती हैं। तो यहां आपको सेंटेंस पढ़ के समझ में आ रहा होगा, यदि मैंने साइन देखा होता तो मैं तुरंत रुक जाता। तो ये क्या है, काल्पनिक बातें तो हो रही है। तो यहां पे प्रॉब्लम क्या है, इफ आई, इफ के बाद क्या आना चाहिए, पास्ट परफेक्ट, तो वुड हैव नहीं होगा। इफ आई हैड सीन द साइन आई वुड हैव स्टॉप्ड इमीडिएटली। अब सही है, ये स्ट्रक्चर याद कर लीजिए, ठीक है। तो प्रॉब्लम कहां थी, ए में। अब अगला क्वेश्चन क्या कहता है, नीदर ऑफ द ब्रदर्स वर एबल टू रिजॉल्व द इश्यू। दोनों भाइयों में से कोई भी इश्यू को रिजॉल्व करने में, मुद्दे को रिजॉल्व करने में या मुद्दे को हल करने में सक्षम नहीं था, ठीक। अब सारा की सारी इसमें बात छिपी हुई है नीदर के अंदर। नीदर का प्रयोग हम करते हैं केवल दो लोगों के लिए, दो चीजों के लिए, या तो ये और या ये नीदर बता रहा है कि केवल दो भाई हैं और उन दोनों भाइयों में से एक एक भाई पे फोकस है, ना तो ये और ना ही ये। तो नीदर का मतलब क्या है कि बात किसकी हो रही है, सिंगुलर की, दोनों में से कोई भी भाई, ना तो ये ना तो ये। तो इसलिए जब सिंगुलर की बात हो रही है तो वर्ब भी कैसी होगी, सिंगुलर होगी। और यहां पर सिंगुलर में क्या आएगा, वर की बजाय वॉज। तो नीदर ऑफ द ब्रदर्स वॉज, दिस इज द करेक्ट आंसर, ठीक। तो नीदर देखते ही समझ जाइए कि नीदर का मतलब ही होता है कि दो लोगों के बीच में जब बात हो रही है। अगला क्वेश्चन है, दिस इज द वेरी बुक आई वॉज रेफरिंग अबाउट यस्टरडे। यह वही किताब है जिसको मैं कल संदर्भित कर रहा था। रिफर मतलब संदर्भित करना, या जिसके बारे में मैं बता रहा था। तो रिफर जो वर्ब होता है, अगर इसका प्रयोग किसी ऑब्जेक्ट को रिफर करने के लिए, संदर्भित करने के लिए प्रयोग किया जा रहा है, तो हमेशा रिफर के बाद हम प्रीपोजिशन टू का प्रयोग करते हैं, ये ध्यान रखिए, ठीक है। अब इसमें क्या है, दिस इज द वेरी बुक आई वॉज रेफरिंग अबाउट। अब ये जो रिफर है वर्ब, इसका हम प्रयोग कर रहे हैं इस ऑब्जेक्ट, इस किताब को संदर्भित करने के लिए कि ये वही बुक है जिसको मैं रिफर कर रहा था। तो इसलिए इस रिफर के बाद हम किसका प्रयोग करेंगे, प्रीपोजिशन टू का। दिस इज द वेरी बुक आई वॉज रेफरिंग टू यस्टरडे। तो सही आंसर क्या है, बी। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। द टीचर हु आई एडमायर द मोस्ट हैज बीन प्रोमोटेड टू प्रिंसिपल। वह शिक्षक जिसको मैं सबसे ज्यादा सराहना करता हूं उसको प्रिंसिपल के रूप में पदोन्नति दी गई है, ठीक। अब देखिए, हु जो है वो एक सब्जेक्टिव प्रोनाउन होता है, मतलब ये जिसको रिफर करता है वो सब्जेक्ट होता है। जैसे फॉर एग्जाम्पल, अगर मैं आपको एग्जाम्पल से समझाऊं तो
एग्जाम्पल याद करने में कभी कभी थोड़ा सा टाइम लग जाता है। जैसे एग्जाम्पल है, द टीचर हु टीचेस मैथ्स इज वेरी स्मार्ट। मतलब वो टीचर जो मैथ्स पढ़ाते हैं वो बहुत स्मार्ट हैं। अब यहां पर कौन पढ़ा रहा है? टीचर। तो हु किसको बता रहा है? टीचर को। यानी यहां सब्जेक्ट क्या है? टीचर। तो इस सब्जेक्ट को ये हु बता रहा है, तो हु क्या हो गया आपका? सब्जेक्टिव प्रोनाउन हो गया। ठीक, क्योंकि ये सब्जेक्ट को रिफर कर रहा है। अब यहां इस सेंटेंस में आइए, कौन एडमायर कर रहा है? ये जो एडमायर एक वर्ब है, इसको कौन कौन एडमायर कर रहा है? मैं, आई। तो ये हो गया सब्जेक्ट। अब अगर आप इस सेंटेंस में ध्यान दें तो हु जो है वो आई को नहीं बता रहा है। हु किसको बता रहा है? टीचर को। ठीक है। तो अब अगर हम यहां मैं ये कहूं कि कौन एडमायर कर रहा है, तो आई हो गया सब्जेक्ट। लेकिन ये हु किसके लिए आ रहा है? ये टीचर के लिए आ रहा है। तो किसको एडमायर किया जा रहा है? टीचर को। तो टीचर क्या हो गया? एक ऑब्जेक्ट। जो कार्य कर रहा है, कौन एडमायर कर रहा है? मैं, वो सब्जेक्ट। किसको एडमायर किया जा रहा है? टीचर को, वो हो गया ऑब्जेक्ट। तो ये हु किसको बता रहा है? टीचर को। तो जब हु टीचर को बता रहा है, हु ऑब्जेक्ट को बता रहा है, तो हु की जगह क्या यूज होगा? ऑब्जेक्टिव प्रोनाउन। और हु का ऑब्जेक्टिव प्रोनाउन क्या होता है? हुम। समझिए इस बात को कि यहां हु की बजाय हुम क्यों आया। ठीक, फिर से समझ लीजिए एक बार, द टीचर हु टीचेस मैथ्स इज वेरी स्मार्ट। अब टीचर्स एक वर्ब है। ठीक, तो कौन पढ़ा रहा है? टीचर। सब्जेक्ट की बात कर रहा है, तो यहां पे सब्जेक्टिव प्रोनाउन आया, क्योंकि ये हु किसके लिए आ रहा है? किसको रिफर कर रहा है? टीचर को। तो हु जो है वो सब्जेक्टिव प्रोनाउन आ गया। यहां पर वर्ब है एडमायर। एडमायर कौन कर रहा है? सब्जेक्ट, कर्ता, सब्जेक्ट आई। तो लेकिन अब यहां पे जो हु है वो आई के लिए तो नहीं आ रहा, हु आ रहा है टीचर के लिए। तो किसको एडमायर किया जा रहा है? टीचर को। वो ऑब्जेक्ट है टीचर यहां पर एक। ठीक, और हु चूंकि ऑब्जेक्ट के लिए आ रहा है, तो इसलिए हम ऑब्जेक्टिव प्रोनाउन का प्रयोग करेंगे, हुम आएगा। तो आंसर सही क्या हो गया? बी। अगला क्वेश्चन, ईच ऑफ द पार्टिसिपेंट्स वर गिवन अ सर्टिफिकेट एंड अ गिफ्ट वाउचर एज अ टोकन ऑफ एप्रिसिएशन। ठीक, प्रतिभागियों में से प्रत्येक को एक सर्टिफिकेट दिया गया और एक उपहार वाउचर भी दिया गया एज अ टोकन ऑफ एप्रिसिएशन, प्रशंसा के प्रतीक के रूप में। ठीक है, तो बहुत सारे पार्टिसिपेंट्स हैं। ये जब भी हम बात करते हैं ईच की, तो इसका मतलब हम प्रत्येक की बात कर रहे हैं। ईच का मतलब हो गया प्रत्येक। इनमें से प्रत्येक को गिफ्ट वाउचर मिला और सर्टिफिकेट मिला। तो जब हम प्रत्येक की बात करते हैं तो वो क्या होता है? सिंगुलर। यानी कि ईच हमेशा किसकी बात करता है? सिंगुलर की बात करता है। तो जब ये सिंगुलर की बात करता है, तो इसके साथ में वर्ब भी कैसा आएगा? सिंगुलर। यही गलती थी। ठीक, आंसर क्या है? बी। नेक्स्ट क्वेश्चन, द बुक along with its sequels have been highly recommended by many critics। यह पुस्तक और इसके सीक्वल्स के साथ बहुत ज़्यादा रिकमेंड की गई है, सिफारिश की गई है। किसके द्वारा? आलोचकों के द्वारा। ठीक, अब देखिए, ये जो along with है या एज वेल एज है या टुगेदर विद है, ठीक, ये जो है ये एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन, अतिरिक्त इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करते हैं सब्जेक्ट को। तो यहां मेन सब्जेक्ट क्या है? द बुक। और अलोंग विद क्या कह रहा है? कि इस बुक के साथ जो इसके सीक्वल्स हैं, जो उसके क्रम हैं, जैसे वॉल्यूम 1, वॉल्यूम 2, वॉल्यूम 3, इस तरह आता है, उसको सीक्वल्स बोलते हैं। वो जो इसके सीक्वल्स हैं इस किताब के साथ, उनको
बहुत ज़्यादा रिकमेंड किया गया है, सिफारिश की गई है उसके क्रिटिक्स के द्वारा। तो जो मेन सब्जेक्ट है वो क्या है, बुक है, और अलोंग विद क्या कर रहा है, केवल एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन प्रोवाइड कर रहा है। तो जब सिंगुलर है सब्जेक्ट तो इसके साथ इसका वर्ब भी क्या होगा, सिंगुलर होगा, हैव बीन नहीं होगा, हैज बीन होगा। तो ये याद रखिए, अलोंग विद, एज वेल एज, टुगेदर विद, ये सब क्या करते हैं, ये केवल एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करते हैं, ये किसी भी सब्जेक्ट को प्लूरल नहीं बनाते। प्लूरल जो है वो मेन यही रहता है, सिंगुलर जो है वो सब्जेक्ट मेन यही रहता है। ठीक, तो एरर कहाँ थी, सी में। अगला क्वेश्चन, नीदर द स्टूडेंट्स नॉर द टीचर वर एबल टू सॉल्व द चैलेंजिंग पजल। ना तो छात्र और ना ही शिक्षक उस चुनौतीपूर्ण पहेली को, पजल को हल कर पाए। ठीक, अब ये याद रखिए अंग्रेजी ग्रामर का नियम, नीदर नॉर जब भी आता है तो जो नॉर के बाद वाला सब्जेक्ट होता है उसी के अनुसार वर्ब होती है। ये हमेशा इस रूल को ध्यान रखिए, जहाँ भी कहीं नीदर नॉर आए वहाँ पर जो नॉर के बाद वाला सब्जेक्ट होता है, पास वाला होता है, उसी के अनुसार वर्ब फॉलो करती है। तो नीदर द स्टूडेंट्स ये क्या है, ये तो प्लूरल है, नॉर द टीचर ये सिंगुलर है। अब मैंने क्या बोला, नॉर के पास वाला, नीदर नॉर के जो बगल वाला है, क्लोज है, तो ये है सिंगुलर। तो ना तो स्टूडेंट्स ना ही टीचर, ये जब ये सिंगुलर है तो ये भी क्या होगा, सिंगुलर। नीदर द स्टूडेंट्स नॉर द टीचर वॉज एबल। ठीक, तो एरर कहाँ थी, डी में। अगला क्वेश्चन, बाय नॉट फॉलोइंग द इंस्ट्रक्शंस द एक्सपेरिमेंट्स रिजल्ट्स वॉज कंप्लीटली डिफरेंट फ्रॉम द एक्सपेक्टेड आउटकम। निर्देशों का पालन न करने के कारण जो प्रयोगों के परिणाम थे वो बिल्कुल अलग थे एक्सपेक्टेड आउटकम से। अपेक्षित जो आउटकम था, अपेक्षित जो परिणाम था उससे पूर्णतः भिन्न थे। ठीक, अब अगर आप यहाँ देखें सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट के अनुसार जो सब्जेक्ट है वो क्या है, रिजल्ट्स। एक एक्सपेरिमेंट है, उसके रिजल्ट्स, उसके बहुत सारे रिजल्ट, क्योंकि एस लगा है तो क्या है, ये प्लूरल है। तो अगर ये प्लूरल है तो इसके साथ जो वर्ब आ रहा है वो भी कैसा होगा, प्लूरल होगा। ठीक, तो बाय नॉट फॉलोइंग द इंस्ट्रक्शंस द एक्सपेरिमेंट्स रिजल्ट्स वर कंप्लीटली डिफरेंट। तो आंसर क्या है, सी। नेक्स्ट क्वेश्चन, to win the award, regular practice and determination is required by the candidates who participate in the competition. पुरस्कार जीतने के लिए, to win the award, लगातार नियमित अभ्यास और डिटर्मिनेशन, दृढ़ संकल्प जरूरी है। किसके द्वारा, प्रतियोगियों के द्वारा, कैंडिडेट के द्वारा। हु पार्टिसिपेट इन द कंपटीशन, जो कि कंपटीशन में, प्रतियोगिता में भाग लेते हैं। ठीक, अब यहाँ पर जो सब्जेक्ट है वो क्या है, प्रैक्टिस, अभ्यास, और डिटर्मिनेशन, दृढ़ संकल्प। तो अभ्यास और दृढ़ संकल्प ये दोनों अलग अलग चीज़ें हैं, और दो अलग अलग चीज़ों को किसके द्वारा जोड़ा गया है, एक कंजंक्शन के द्वारा। तो एक से अधिक चीज़ों को हम क्या बोलते हैं, प्लूरल। तो जब ये प्लूरल है, प्रैक्टिस अलग है, डिटर्मिनेशन अलग है, दोनों को जोड़ के, तो इसके साथ वर्ब भी क्या होगा, प्लूरल। टू विन द अवार्ड रेगुलर प्रैक्टिस एंड डिटर्मिनेशन आर रिक्वायर्ड बाय द कैंडिडेट्स। ठीक, तो एरर कहाँ थी, सी में। नेक्स्ट क्वेश्चन, इफ आई वॉज यू आई वुड स्टडी हार्डर फॉर दिस एग्जाम। यदि मैं तुम्हारी जगह होता तो मैं इस परीक्षा के लिए कड़ी मेहनत करता। तो जो हाइपोथेटिकल सिचुएशन होती हैं, काल्पनिक सिचुएशन, स्पेशली वहाँ पर जहाँ पर इफ़ से शुरू हो रहा हो, स्टार्टिंग इफ़ से हो रही हो, वहाँ पर हम सब्जेक्ट चाहे जो भी हो, वहाँ पर हम वॉज का प्रयोग नहीं करते हैं बल्कि वर का प्रयोग करते हैं। ठीक है, दोबारा सुन लीजिए, जहाँ पर काल्पनिक सिचुएशन की बात हो रही हो, जैसे आई विश
आई वर द पीएम ऑफ इंडिया, काश मैं भारत का प्रधानमंत्री होता। तो आई के साथ जनरली वॉज आता है, लेकिन आई विश ये बता रहा है कि यहाँ पर काल्पनिक स्थिति की बात हो रही है, तो आई के साथ क्या आया, वर। इसी तरीके से यदि मैं तुम्हारी जगह होता, ये काल्पनिक स्थिति है ना, तो और इफ के साथ शुरुआत हो रही है तो वॉज नहीं आएगा, वर आएगा। ये सब्जेक्टिव मूड का एक रूल है इंग्लिश ग्रामर का, इसको ध्यान रखिए, ठीक है। इफ आई वर यू होना चाहिए था, तो एरर कहाँ थी, ए में। नेक्स्ट क्वेश्चन, शी इज एक्स्टम्ड टू वर्क लेट आवर्स, वो देर रात तक कार्य करने की आदी है। अब देखिए जो इज अकस्टम्ड टू है ना, ये एक फ्रेज है, इसकी हिंदी होती है आदी होना या अभ्यस्त होना, ठीक। और इसके बाद, इस फ्रेज के बाद हम जेरेंड का प्रयोग करते हैं, यानी कि वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी का प्रयोग करते हैं। ये जो टू है ये क्या है, ये एक प्रपोजिशन है, ठीक है। तो इज एक्स्टम्ड टू के बाद क्या करते हैं हम, जेरेंड का प्रयोग करते हैं। तो शी इज एक्स्टम्ड टू वर्किंग लेट आवर्स होगा, ठीक है। तो एरर कहाँ थी, बी में। कई बार स्टूडेंट्स मुझसे ये पूछते हैं कि सर कैसे मालूम पड़ेगा कि ये टू वर्क जो है वो एक इन्फिनेटिव है या ये एक टू प्रीपोजिशन है और ये अलग है। तो देखिए जब भी कभी इन्फिनेटिव होता है ना, वहाँ किसी ऑब्जेक्टिव की, किसी उद्देश्य की या किसी इंटेंशन की बात की जा रही है, ठीक है। जैसे वी डिसाइडेड टू गो ऑन वेकेशंस, ठीक है। मतलब हमने डिसाइड किया वेकेशंस पे जाना। अब ये क्या है, एक ऑब्जेक्टिव है, एक इंटेंशन है, हमारी इंटेंशन दिखा रहा है कि हम छुट्टियों पे जाना चाहते हैं। तो ये क्या है, ये एक इन्फिनेटिव है, ठीक है। अब यहाँ पे कहीं उद्देश्य की, इंटेंशन की बात तो हो नहीं रही, वो तो आदि है लेट आवर्स काम करने की। तो टू के बाद, टू एक प्रीपोजिशन है और शी इज एक्स्टम्ड टू एक फ्रेज है, इसका मतलब होता है आदि होना, अभ्यस्त होना। तो उसके बाद क्या आएगा, जेरेंड आएगा। तो प्रॉब्लम कहाँ थी, बी में। नेक्स्ट क्वेश्चन, द कमेटी हु इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द प्रोजेक्ट हैव नॉट येट सबमिटेड देयर रिपोर्ट। वह कमेटी जो उस प्रोजेक्ट के लिए जिम्मेदार है, उसने अभी तक अपनी रिपोर्ट सबमिट नहीं करी है। तो कमेटी जो है वो एक क्या बताती है, एक यूनिट को बताती है, ठीक। और ये सिंगुलर की तरह काम करती है। यहाँ पर आपको जो ये इज है, देखिए क्वेश्चन में ये भी हिंट दे रहा है, द कमेटी हु इज रिस्पॉन्सिबल। यहाँ पे कमेटी इज जो है वो एक और हिंट दे रहा है कि हम बात किसकी कर रहे हैं, सिंगुलर की। तो जब हम सिंगुलर की बात कर रहे हैं तो वर्ब भी कैसी आएगी, सिंगुलर। द कमेटी हु इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द प्रोजेक्ट हैज नॉट येट सबमिटेड देयर रिपोर्ट। तो एरर कहाँ थी, सी में। नेक्स्ट क्वेश्चन, शी इंजॉयज रीडिंग नॉवेल्स टू प्ले टेनिस एंड वॉचिंग मूवीज। उसको उपन्यास पढ़ने में, टेनिस खेलने में और मूवी देखने में आनंद आता है, ठीक। अब इंग्लिश में एक कॉन्सेप्ट होता है पैरेललिज्म का। वो ये कहता है कि अगर एक सेंटेंस के अंदर कई आइटम दिए हैं तो उनका जो स्ट्रक्चर है वो सेम होना चाहिए। मतलब अगर एक जेरेंड है तो बाकी भी जेरेंड हो, अगर एक इन्फिनेटिव है तो बाकी भी इन्फिनेटिव हो। तो उसको नॉवेल पढ़ना पसंद है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी, जेरेंड। उसको टेनिस खेलना पसंद है, टू प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, इन्फिनेटिव। एंड वॉचिंग मूवीज, और मूवी देखना पसंद है, यहाँ फिर जेरेंड आ गया। तो जब यहाँ जेरेंड है, यहाँ जेरेंड है, तो यहाँ भी जेरेंड होना चाहिए। शी इंजॉयज रीडिंग नॉवेल्स, प्लेइंग टेनिस एंड वॉचिंग मूवीज। अब सही है। तो एरर कहाँ थी, बी में। नेक्स्ट क्वेश्चन, नीदर द मैनेजर नॉर द एम्प्लॉइज इज विलिंग टू कॉम्प्रोमाइज ऑन द न्यू पॉलिसी।
ना तो प्रबंधक और ना ही उनके कर्मचारी नई नीति पे कॉम्प्रोमाइज करने के लिए, समझौता करने के लिए तैयार हैं। ठीक, अब मैंने आपको अभी बताया था जहां भी कहीं नीदर और नॉर आए तो वहां पर जो इसके बगल वाला होता है, नॉर के बाद वाला वर्ब उसी को फॉलो करता है, सब्जेक्ट वही मेन होता है। ठीक है, तो यहाँ पे नीदर द मैनेजर नॉर द एम्प्लॉयज, अब ये एम्प्लॉयज नॉर के बाद आ रहा है ना, नीदर नॉर के साथ जो सबसे ज़्यादा करीबी है वो क्या है, एम्प्लॉयज। तो एम्प्लॉयज कैसे है, एक से ज़्यादा है, प्लूरल है, तो अगर ये प्लूरल है तो वर्ब भी कैसी आएगी, प्लूरल। नीदर द मैनेजर नॉर द एम्प्लॉयज आर विलिंग टू कॉम्प्रोमाइज ऑन द न्यू पॉलिसी। एरर कहाँ थी, बी में। नेक्स्ट क्वेश्चन, ड्राइविंग थ्रू द डेंस फॉरेस्ट द टावरिंग ट्रीज वर अ ब्रेथ टेकिंग साइट फॉर द ट्रेवलर्स। घने जंगल से ड्राइव करते हुए जो ऊंचे पेड़ थे वो यात्रियों के लिए एक रोमांचक दृश्य थे। ठीक, अब देखिए इस सेंटेंस में ड्राइविंग थ्रू द डेंस फॉरेस्ट ये एक फ्रेज है, घने जंगलों से गाड़ी चलाते हुए, और ये किसको मॉडिफाई करता है, सब्जेक्ट को। अब यहाँ सब्जेक्ट क्या है, द टावरिंग ट्रीज, मतलब ऊंचे पेड़। तो अगर आप सेंटेंस को पढ़िए तो ऐसा नहीं लग रहा है कि ड्राइविंग थ्रू द डेंस फॉरेस्ट द टावरिंग ट्रीज, मतलब जो ऊंचे पेड़ हैं वो ड्राइव कर रहे हैं घने जंगलों में। ड्राइविंग थ्रू द डेंस फॉरेस्ट द टावरिंग ट्रीज वर, जबकि कहना क्या चाह रहा है कि जब हम ड्राइव कर रहे थे, जब ड्राइव कर रहे थे घने जंगलों के बीच से, तो ट्रेवलर्स के लिए टावरिंग ट्रीज जो है वो एक ब्रेथ टेकिंग साइट थी, एक अद्भुत दृश्य था। ठीक है, और अभी कैसा लग रहा है कि टावरिंग ट्रीज जो ऊंचे पेड़ हैं वो ड्राइव कर रहे हैं डेंस फॉरेस्ट से। तो इसके लिए क्या करना पड़ेगा आपको, यहाँ पर वाइल लगाना पड़ेगा। वाइल ड्राइविंग थ्रू द डेंस फॉरेस्ट, घने जंगलों के बीच से ड्राइव करते हुए जो टावरिंग ट्रीज थे, जो ऊंचे पेड़ थे, वो एक अद्भुत दृश्य थे यात्रियों के लिए। ठीक, अब सही हो गया। तो एरर कहाँ थी, ए में। नेक्स्ट क्वेश्चन, हैविंग रिपेयर्ड मल्टीपल टाइम्स द कार स्टिल हैज इश्यूज विद इट्स इंजन। कई बार मरम्मत किए जाने के, रिपेयर करे जाने के बाद भी कार के अंदर कई इश्यूज थे, उसके इंजन, कार के इंजन के अंदर अभी भी कई समस्याएं थी। ठीक, अब अगर इस सेंटेंस को पढ़िए तो जो सब्जेक्ट है कार, ऐसा लग रहा है कि वही कार ही रिपेयर कार ही रिपेयर कर रही है कई बार। हैविंग रिपेयर्ड मल्टीपल टाइम्स द कार, ठीक है, जबकि ये गलत है। ठीक, इसको आपको क्या होना चाहिए, यहाँ पे बीन लगाएंगे आप बीच में, हैविंग बीन रिपेयर्ड, कार को कई बार रिपेयर करने के बावजूद भी उसके इंजन में समस्याएं बनी हुई थी। ठीक है, अदरवाइज जैसे मैंने बताया पिछले क्वेश्चन में भी, तो क्या प्रॉब्लम है इसमें, हैविंग रिपेयर्ड मल्टीपल टाइम्स द कार स्टिल हैज इश्यूज विद इट्स इंजन में ये ऐसा लग रहा है, ये प्रतीत हो रहा है कि कार ने ही खुद को रिपेयर किया है मल्टीपल टाइम्स। अब जब आपने यहाँ बीन लगा दिया तो क्या हुआ, अब ये सेंटेंस में क्या हो गया कि कार को कई बार रिपेयर किया गया उसके बावजूद भी। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन, द रिपोर्ट वॉज प्रिपेयर्ड इन सच अ वे दैट इट विल रिफ्लेक्ट द करेंट सिचुएशन। रिपोर्ट इस तरह से तैयार की गई थी कि ये वर्तमान स्थिति को प्रतिबिंबित करेगी, रिफ्लेक्ट करेगी। ठीक है, अब इस सेंटेंस में जो मेन प्रॉब्लम है उसको बोलते हैं टेंस इनकंसिस्टेंसी की। क्यों, क्योंकि द रिपोर्ट वॉज प्रिपेयर्ड, रिपोर्ट इस तरह से प्रिपेयर की गई थी, ये पास्ट की बात हो रही है, दैट इट विल रिफ्लेक्ट द करंट सिचुएशन, और यहां पर किसकी बात हो गई, फ्यूचर की बात हो गई। ठीक, एक ही सेंटेंस में रिपोर्ट पास्ट में प्रिपेयर की गई थी और उसी के लिए बता रहे हैं कि वो फ्यूचर में ऐसा करेगी, तो इसको बोलते हैं टेंस इनकंसिस्टेंसी एरर। तो यहां पे आपको करना क्या पड़ेगा, इट रिफ्लेक्ट्स,
ठीक है, रिपोर्ट इस तरह से प्रिपेयर की गई थी कि वो करंट सिचुएशन को रिफ्लेक्ट करती है। तो एरर कहाँ थी? सी में। तो चलिए इसी के साथ हमने आज टॉप 25 MCQs कर लिए। ये सारे के सारे MCQs थे, ये नए SSC CGL पैटर्न पर बेस्ड थे। और आप मेरे साथ बने रहे, इतनी देर तक आपने इस वीडियो को देखा, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच।